आज हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, जहां पर एक काफी भीषण युद्ध होने वाला है। अरे कंट्रोल उदय, ऐसा नहीं, आइडियोलॉजिकल वॉर की बात कर रहा हूं। सदर्न इंडियन स्टेट्स में इस समय पर आइडियोलॉजिकल बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। एक तरफ है हिंदुत्व के नए जनरेशन का आगाज। An unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. और दूसरी तरफ है द्रविडियन आइडियोलॉजी के नया जनरेशन। பொறுத்தவரைக்கும் நாம எல்லாருமே ஒண்ணுதான், நாம எல்லாருமே சமம்தான். அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள்। पवन कल्याण और विजय दोनों अपोजिंग आइडियोलॉजीज के नए सितारे हैं, जिन्होंने हाल में ही पॉलिटिकल अखाड़े में कदम रखा है। और ये दोनों आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से उतने डिफरेंट हैं जितने अश्नीर ग्रोवर पॉडकास्ट पर और अश्नीर ग्रोवर सलमान खान के सामने डिफरेंट होते हैं। जहां पवन कल्याण हिंदुत्व से इन्फ्लुएंस्ड हैं और विजय पेरियार और द्रविडियन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि सदर्न इंडियन स्टेट्स में हिंदुत्व की हो रही बढ़त को रोकना चाहते हैं। तो आइए हम बात करेंगे इस नए आइडियोलॉजिकल बैटल की, कैसे सदर्न इंडियन स्टेट्स एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन गए हैं और क्या कंडीशंस हो सकते हैं जिससे कि एक साइड की विजय हो। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड रुकना। देखिए, जिन दो लोगों की हम बात आज करने जा रहे हैं, दोनों एक्टर्स टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं। और ये ट्रेंड एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ट्रेंड काफी पुराना है सदर्न इंडियन स्टेट्स में। इनफैक्ट आजादी के पहले भी जैसे के.आर. रामास्वामी थे, जो 40s के दशक में काफी जाने माने एक्टर थे, उन्होंने द्रविडियन पार्टीज के लिए, द्रविडियन आइडियोलॉजी के लिए काफी प्रचार किया, जिससे वो 1960 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी चुने गए थे। अब देखिए, नॉर्थ में भी कुछ एक्टर्स हैं जो काफी सक्सेसफुल रहे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन इस वीडियो में हम सदर्न स्टेट्स के एक्टर्स की जनरली बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक काफी बड़ा एग्जांपल है एमजी रामचंद्रन का, जिन्हें एमजीआर भी कहा जाता है। एमजीआर ने ही 1972 में डीएमके से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी एआईएडीएमके बनाई थी, जो आज तमिलनाडु की काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है। एमजीआर अपनी स्टारडम की वजह से 1977 में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। उन्हीं के फुटस्टेप्स पर जयललिता ने भी फॉलो किया था और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स में आई थी और तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी थी। आंध्र प्रदेश में भी ये ट्रेंड रहा है। 1982 में सुपरस्टार एनटी रामाराव, जिन्हें एनटीआर भी कहा जाता था, उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और अपनी तेलुगु देशम पार्टी बनाई। वो भी आंध्र प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर बनकर रहे थे। इसी तरह कमल हासन ने भी 2018 में मक्कलनिधि मय्यम नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, लेकिन अभी तक उसका कुछ खास इंपैक्ट पॉलिटिकली हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ ऐसे एक्टर्स भी थे जिन्हें इनिशियली काफी सक्सेस मिली थी, लेकिन वो अपनी सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाए, जैसे कि तेलुगु सिनेमा के एक बड़े नाम चिरंजीवी, जिन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी और 2009 के इलेक्शंस में एक्चुअली उनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन अल्टीमेटली उनका पॉलिटिकल करियर फिजल आउट करने लग गया और फिर 2012 में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। और देखिए, जिस आइडियोलॉजिकल बैटल की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात करने के पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिससे ये बात और भी सरप्राइजिंग हो जाएगी कि सदर्न स्टेट्स क्यों इस समय पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बने हुए हैं। क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया हिंदुइज्म का और हिंदुत्व का हमेशा एक स्ट्रॉन्ग गढ़ रहा है। जब नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन चल रहे थे, जब नॉर्थ इंडिया इस्लामिक इन्वेजन के नीचे जूझ रहा था, तब साउथ इंडिया ही था, सदर्न स्टेट्स ही थे जो हमारी संस्कृति और धर्म को प्रिजर्व करके रख रहे थे। जब नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक इन्वेडर्स ने बड़े बड़े मंदिरों को और लर्निंग सेंटर्स को तोड़ दिया था, तब सदर्न इंडिया के ही किंगडम्स थे, सदर्न इंडिया के ही राजा थे, जिन्होंने इन कल्चर्स को, इन लिटरेरी और एजुकेशनल ट्रेडिशंस को बचा कर रखा हुआ था। हमारे ग्रेट चोला, पल्लवा, चेरा और विजयनगर एम्पायर्स ने, जो पॉलिटिकली और मिलिटरीली तो स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे ही, लेकिन भारतीय धर्म के और भारतीय लिटरेरी और एजुकेशनल परंपराओं को भी काफी उन्होंने प्रिजर्व किया था। इनफैक्ट चोला एम्पायर के समय पर तो हिंदू धर्म का प्रभाव इंडिया से बाहर भी थाईलैंड, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया और वियतनाम तक पहुंच गया था। इसके अलावा कई राजा महाराजाओं ने इस्लामिक इन्वेडर्स का भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर ने बाहमनी सल्तनत और पावरफुल डेक्कन सल्तनत जैसे पावर्स को काफी सालों तक रेजिस्ट किया था। इन बड़े बड़े एम्पायर्स ने पूरे साउथ में काफी भव्य मंदिर बनाए थे, जो आज भी थैंकफुली खड़े हैं, जिनको हम जाकर विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑथर संदीप बालकृष्ण ने तो यहाँ तक कहा था कि विजयनगर एम्पायर ने दुनिया को वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स दिया था हिंदू यूनिटी के पावर का। If the story of the Vijayanagara Empire can be told in just one sentence, it is this: what began as a spirited Hindu resistance against alien Islamic invasions, it gave birth to a grand civilization that showed the entire world
what true Hindu unity could really accomplish. कृष्ण देवराय और देवराय 2 जैसे रूलर्स थे जिन्होंने कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, जैसे कि विरूपक्ष मंदिर, तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर, और सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, सदर्न स्टेट्स के सेंट्स जैसे कि रामानुजा, बसावन्ना, आदि शंकराचार्य और अलवर संत जो हैं, उन्होंने हिंदुइज्म को ना सिर्फ प्रिजर्व किया बल्कि इवॉल्व किया और वापस पूरे देश में स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और इसीलिए ये बात और भी सरप्राइजिंग, शॉकिंग और अनफॉर्चुनेटली सैड हो जाती है कि आज सदर्न स्टेट्स में इस तरह का एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है हिंदुत्व और एंटी हिंदू आइडियोलॉजीज के बीच में। और इनके पीछे देखिए वही हाथ है जो हाथ जनरली सारी भसड़ के पीछे होता है। पहला है ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, दूसरा है अनफॉर्चुनेटली कास्ट पॉलिटिक्स जो हिंदू कल्चर से भी निकल कर आया है, और तीसरा है इस्लामिक पोलराइजेशन। देखिए पहले अगर ब्रिटिश प्रोपेगेंडा की बात करें तो उसने एक्चुअली काफी आउटसाइड रोल निभाया है सदर्न स्टेट्स में ये एंटी हिंदू फीलिंग डेवलप करने के लिए। देखिए अंग्रेज जानते थे कि इंडिया जैसे बड़े देश पर कभी भी राज नहीं किया जा सकता जब तक इंडियंस यूनाइटेड हो। ये जरूरी माना गया कि इंडियंस को एक दूसरे से नफरत करना सिखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स में तो कास्ट का काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम के काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। सदर्न स्टेट्स में एक नई थ्योरी इजाद की गई, एक नया प्रॉब्लम इजाद किया गया जिसका नाम था आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि ब्रिटिश राज का एक बहुत केयरफुली प्लान्ड प्रोपेगेंडा था। इस थ्योरी के जरिए ब्रिटिश ने इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश की। नॉर्थ इंडियंस को इन्वेडर्स यानी सेंट्रल एशिया से आए हुए आर्यंस बताया जाता था, और वहीं साउथ इंडियंस को, खासकर तमिलनाडु के लोगों को, द्रविडियंस यानी भारत के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स बताया जाता था। इन्हें मूल निवासी भी कहा जाता था। एक नैरेटिव बनाया गया था कि ये जो बाहर से आए हुए आर्यंस हैं, इन्होंने भारत पर इन्वेजन किया, भारत में रह रहे इन मूल निवासियों को खदेड़कर तमिलनाडु भगा दिया और बाकी भारत पर कब्जा कर लिया। अब देखिए साइंटिस्ट्स ने और हिस्टोरियंस ने काफी डिटेल में इस बेसलेस आइडियोलॉजी को, इस बेसलेस प्रोपेगेंडा को थॉरली डिबंक कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली सदर्न स्टेट्स में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, ये द्रविडियन आइडियोलॉजी काफी जोरों से घर कर चुकी है और इस आइडियोलॉजी से बेस्ड कई सारे पार्टीज भी निकल कर आए हैं। और अनफॉर्चुनेटली सदर्न स्टेट्स में कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हमने देखी है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका, आंध्रा जैसे स्टेट्स में, जिस वजह से ये जो थ्योरी है ये और भी कैल्सिफाई कर गई। और इस थ्योरी का इस्तेमाल करके कई पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हुई है, जैसे कि डीएमके, एआईएडीएमके, वीसीके, एनटीके या कुछ हद तक वाईएसआर कांग्रेस। और देखिए द्रविडियन आइडियोलॉजी को भारत ने प्रमोट करने के पीछे सिर्फ डिवाइड एंड रूल का ही गोल नहीं था, एक और बड़ा गोल था ब्रिटिश का कि इंडियंस को फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके जो टट्टू हैं अभी भी उनका काम इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। Chitpavananda, the famous educationist seer of Tamil Nadu, had recorded an interesting confession once by a Madurai bishop. It said that the Dravidian movement was a time bomb set by the church to destroy Hinduism. Now, though dramatic, this sentiment has actually played out a number of times. According to reports, क्रिश्चियन माफिया इस समय पर बहुत एक्टिव है तमिलनाडु में। इनफैक्ट खासकर कॉन्वेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए और उनको कन्वर्ट करने के लिए। आप एक हिंदू फैमिली है, पुअर हिंदू फैमिली है, आपकी बीवी बीमार है, हस्बैंड बीमार है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है जाने को, पैसे नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं। कोई हिंदू टेम्पल के पास ये पैसे, उनके पास कंट्रोल नहीं है कि वो हॉस्पिटल बना दें, लेकिन कोई मिशनरी हॉस्पिटल है, आपको वहाँ ले जाते हैं, आपको वहाँ ट्रीट किया, सटली, नॉट सो सटली। इनफैक्ट कई जगह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी ये होता है, नॉट सो सटली। यू हैव द प्रीस्ट स्नीकिंग इनटू ऑल दीज इमरजेंसी वार्ड्स ट्राइंग टू कन्वर्ट। दिस इज हैपनिंग इन सीएमसी, यू नो। तो बाकी हॉस्पिटल होगा तो वो कहेंगे हमारा तो ये दायित्व है, हम तो प्रोसेलिटाइज करेंगे, हमें तो कहा है। और इसी द्रविडियन आइडियोलॉजी या फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है, उसका एक और बड़ा बाई प्रोडक्ट है लैंग्वेज वॉर। ये इंटेंशनली अगेन नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड करने के लिए बनाया गया है, जबरदस्ती नॉर्थ और साउथ के हिंदुओं को बांटने के लिए क्रिएट किया गया है। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को एक एडिशनल लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, बट साउथ की कई पार्टी जैसे कि जस्टिस पार्टी, डीएमके ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि तमिल को रिप्लेस किया जा रहा है और वहां पर जबरदस्ती उनके तमिल को रिप्लेस करके हिंदी को इंपोज कर दिया जाएगा। इसे हिंदी इंपोजिशन कहा गया। लेकिन देखिए सच बात यह है कि तमिल लैंग्वेज को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं हो रही है, बस एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज को ऐड करने की कोशिश हो रही है ताकि पूरे भारत में इंग्लिश के अलावा भी एक यूनिफॉर्म लिंक लैंग्वेज हो जो भारत की ओरिजिन लैंग्वेज हो। आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग द हिंदी लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया।
लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में ये रेटरिक फैलाया गया है कि तमिल को हटाकर वहां पर हिंदी इंपोज कर दी जाएगी। इसलिए 1937 से लेकर आज तक तमिलनाडु में इस बात को लेकर 5 बड़े राइट्स हो चुके हैं। The DMK stirs a mega protest against any imposition of Hindi in central education institutions. On this note, South India, especially Tamil Nadu, has always been against Hindi imposition. There have been various protests from 1937 till date. மயில் கற்களில் பல மொழி பேசுவோரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய இணைப்பு மொழியான और ये इंटरेस्टिंग बात है कि इनको नॉर्थ इंडियन से इतनी नफरत है, वहीं ये पार्टी नॉर्थ इंडियन कंसल्टेंट्स को हायर करती है अपने इलेक्शंस को लड़ने के लिए। और इसी वजह से देखिए तमिलनाडु में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जहां पर भी हिंदी सिंबल्स या हिंदी लैंग्वेज दिखता है उसको डैमेज किया गया था। आज उसी का एक रैबिड वर्जन हम कर्नाटका में भी देख रहे हैं, जहां पर गुंडे हैं जो नॉर्थ इंडियंस को पीट रहे हैं या नॉर्थ इंडियंस को अटैक कर रहे हैं या उनको धमकियां दे रहे हैं कि आपको कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलना अलाउड नहीं, आपको कन्नड़ा ही बोलना पड़ेगा। No, we will not speak in Kannada. Why we will speak in Kannada? Because we are going to Karnataka. This is our land, okay? अब देखिए मेरा पर्सनल मानना है कि आप कहीं भी जाकर सेटल होते हैं तो वहां का लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। आप अगर अमेरिका में जाकर सेटल हो रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप अगर पोलैंड में जाकर सेटल हो रहे हैं तो आपको पोलिश आनी चाहिए। अगर आप फ्रांस में जाकर सेटल हो रहे हैं तो आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए। उसी तरह से मैं मानता हूं कि अगर आप तमिलनाडु या कर्नाटका में सेटल हो रहे हैं तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आई थिंक इट इज जस्ट द राइट थिंग टू डू। लेकिन आपको आने वाले लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए कि आप अगर लोकल लैंग्वेजेस को सीखेंगे तो आपको हमारी गवर्नमेंट से कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, कि आपको जॉब्स में प्रेफरेंस मिल सकती है या आपको कुछ स्टाइपेंड्स मिल सकते हैं, कि आपने यहां पर आके एक एफर्ट दिखाया है हमारे कल्चर में लीन होने का और हमारे लैंग्वेज को सीखने का, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करना चाहती है। तो लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। लोगों को आप अगर धमकियां दीजिएगा, लोगों को आप अगर पीटिएगा, मारिएगा, तो इससे सिर्फ दुश्मनी पैदा होती है, इससे कल्चरल एक्सचेंज नहीं पैदा होगा भाई साहब। तो आप जब अब इस बैटल ग्राउंड को समझ गए हैं तो अब इस बैटल ग्राउंड में उतरे 2 नए बड़े प्लेयर्स को देखते हैं। पहले प्लेयर हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की इन्फ्लुएंशियल कापू कम्युनिटी से आते हैं जो आंध्र प्रदेश की 20% पॉपुलेशन होल्ड करती है। पवन कल्याण हमेशा से काफी हार्डकोर हिंदू रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी वो कोशिश करते थे कि अपनी मूवीज में जितना हो सके वहां अपने कल्चर को एक पॉजिटिव वे में शोकेस कर सकें। నేను కృష్ణుని కాబట్టి మాయలు చేశాను। पवन कल्याण ने अपने पॉलिटिक्स की करियर की शुरुआत 2008 में की थी जब उन्होंने युवा राज्यम के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था, जो प्रजा राज्यम पार्टी का यूथ विंग था। लेकिन जब 2012 में पीआरपी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया था चिरंजीवी के द्वारा, तो पवन कल्याण ने खुद को पार्टी से अलग कर दिया था, क्योंकि पवन कल्याण हमेशा से प्रो हिंदुत्व थे और उन्हें यह बात पसंद नहीं आई थी कि वो ऐसे पार्टी में रहे जो हमेशा हिंदुओं को विलेनाइज करती है और माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है। इसीलिए 2014 में पवन कल्याण ने जन सेना पार्टी के नाम से खुद की पार्टी लॉन्च की और उस समय से उन्होंने हिंदुत्व पर स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और हिंदुत्व को काफी प्रमोट भी किया है। पवन कल्याण ने फ्री टेंपल मूवमेंट पर क्लियर स्टैंड लिया है। Hindus temple should be controlled only by Hindus. पवन कल्याण ने वक्फ बोर्ड जिस तरह से जमीन को हड़पती है उसके खिलाफ भी एक कड़ा स्टैंड लिया है। पवन कल्याण आरएसएस को भी काफी प्रेज कर चुके हैं। आरएसएस లో ఒక ఫ్లోట్ చేసిన ఒక పార్టీ సంఘ్ నుంచి చాలా మంది నాయకులు వచ్చి నిస్వార్థంగా చేసి వెళ్ళిపోతారు। వాళ్ళు గుర్తింపు కూడా ఉండదు, जनरल सेक्रेटरी అవుతారు। पवन कल्याण सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस रहे हैं। वनथाड़ा में इलीगल माइनिंग्स जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली डैमेज कर रही उसके अगेंस्ट भी पवन कल्याण ने काफी रेजिस्टेंस किया था। अपने स्टेट में फार्मर्स के लिए भी पवन कल्याण ने आवाज उठाई थी। अगर आप पवन कल्याण की डिटेल्ड बैकग्राउंड और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप हमने जो पवन कल्याण पे एक प्रोफाइल वीडियो किया था उसको जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रो नेशनलिस्ट प्रो हिंदू आइडियोलॉजी की वजह से पवन कल्याण को इस लोकसभा इलेक्शन में 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सीट जीती हैं। जन सेना पार्टी ने 21 सीट्स पर कंटेस्ट किया था और सभी 21 सीट्स जीती थी और एक किंग मेकर के रोल में पवन कल्याण 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इमर्ज हुए थे। और अभी हाल में ही अगर आप महाराष्ट्र इलेक्शंस को देखें तो वहां पर भी पवन कल्याण का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काफी प्रचार किया था।
और जहां जहां पर उन्होंने प्रचार किया है वहां वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट उन्होंने बजरंग दल से इंस्पायर्ड होकर अपनी पार्टी में एक नई विंग की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है नरसिम्हा वरही ब्रिगेड, जो सनातन धर्म के एक प्रोटेक्शन विंग की तरह काम करेगी। News coming in right now, the Jana Sena is all set to launch a Narasimha Varahi wing in order to strive for the protection of Sanatan Dharma. इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे नरसंहार पर भी आवाज उठाई है। उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास के अरेस्ट को भी ओपनली कंडेम किया है। अब इसके ऑपोजिट में आते हैं तमिलनाडु के फिल्म स्टार विजय। विजय की रैली में करीब 3 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। फॉर सम रीजन इनके फैंस अक्षय कुमार के लुक्स पर आवाज उठा रहे थे। अब क्या ही बोले यार इसके जवाब में। ये भी पवन कल्याण की तरह सदर्न स्टेट्स के एक फ्यूचर लीडर की तरह उभरना चाहते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन मेन बात यह है कि ये पवन कल्याण के बिल्कुल ऑपोजिट है आइडियोलॉजिकली, यानी कांग्रेस स्टाइल सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं। दरगाह में माथा टेकते हैं, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को रमजान पर विश करते हैं, लेकिन हिंदू त्योहार पर जनरली चुप रहते हैं। Ladies and gentlemen, let me add that Vijay, it's Vijay Josa. That's his middle name. He's supposed to be Christian. Now the thing is, if he's saying happy Eid and Ramzan wishes everything, maybe he's doing it because they are in a minority. But tell me something, Vinod P. Selvam, why would he not wish Hindus whose every single vote is going to see that his party wins? लेकिन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के ये काफी बड़े स्टार हैं। इनफैक्ट एक समय पे ये शाहरुख खान के बाद इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। विजय की फिल्में जब तमिलनाडु में रिलीज होती हैं तो तमिलनाडु में एक फेस्टिवल जैसा माहौल आ जाता है। इनके फैंस इनकी मूवी की रिलीज पर इतना एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि सिनेमा हॉल ही तोड़ देते हैं। विजय हमेशा से द्रविडियन आइडियोलॉजी और पेरियार से काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं। इसी कारण उन्होंने 2011 में AIADMK को भी सपोर्ट दिया था। उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत एंटी हिंदी इंपोजिशन है। उन्होंने खुद एक मूवी भी निकाली थी जिसमें उन्होंने खुलकर हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। विजय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि तमिलनाडु में कभी भी वो CAA लागू नहीं होने देंगे। अमित भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने के पहले जरा फोन कर लेना बाबूजी को। सफेद कपड़ा विजय तमिल न्यू ईयर जैसे कल्चरल फेस्टिवल पर जनरली बिल्कुल चुप रहते हैं, जिससे साफ पता चलती है उनकी द्रविडियन माइंडसेट। क्योंकि द्रविडियन आइडियोलॉजी के मुताबिक तमिल न्यू ईयर चिठिराई यानी 14 अप्रैल में नहीं बल्कि पोंगल पर मनाया जाता है। लेकिन इन सारे कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी स्टारडम पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया है और अपने इसी स्टारडम के भरोसे अब विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजागम लॉन्च की थी, जिनकी पहली ओपनिंग रैली में ही 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे। इस महासभा में आई भीड़ को देखकर लोगों ने दावा किया कि इस सभा में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कई ऐसे दावे कर रही थी। और अब उनकी पार्टी 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में कंटेस्ट करने वाली है। उन्होंने DMK को अपना पॉलिटिकल राइवल और बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल कहा है। उन्होंने विल्लुपुरम में कहा, तमिलनाडु में बदलाव की जरूरत है। भाजपा TVK की वैचारिक प्रतिद्वंदी है जबकि DMK राजनीतिक विरोधी। विजय पेरियार जैसे द्रविडियन लीडर से काफी इंस्पायर्ड है और उन्होंने द्रविडियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का भी प्रॉमिस किया है। इसका रिजल्ट आपको इनके स्पीचेस में भी दिख सकता है। वो कहते हैं कि उनकी सरकार बनते ही वो गवर्नर जैसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हटा देंगे। तो अब यहाँ पर 2 कोalitions के बीच की जंग है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डिफरेंसेस पवन कल्याण और विजय थलपति की आइडियोलॉजीज में हैं, वही डिफरेंसेस टू सम एक्सटेंट आप तेलुगु इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाल में ही तेलुगु इंडस्ट्री जो है और कन्नड़ा इंडस्ट्री टू एन एक्सटेंट एज वेल, उन्होंने एक काफी बड़ा पुश किया है बॉलीवुड के मार्केट शेयर को कैप्चर करने का, यानी नॉर्थ की ऑडियंस को भी कैप्चर करने का। वो अब अपने आप को लैंग्वेज से कंस्ट्रेन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फिल्में बेसिकली अब पूरा भारत देखे। दे वांट टू बिकम द न्यू बॉलीवुड और इसीलिए वो ऐसी मूवीज भी निकाल रहे हैं जो प्रो नेशनलिस्ट हो, प्रो इंडिया हो, जैसे अल्लू अर्जुन की फिल्में हो, जितेंद्र रेड्डी की फिल्म हो, RRR याद कीजिए, बाहुबली याद कीजिए। उसके अलावा कन्नड़ा की कांतारा मूवी जो आई थी, जो इतनी पॉपुलर हुई थी। अब तो अल्लू अर्जुन जैसे बड़े बड़े तेलुगु एक्टर्स हैं जो पटना जाते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। बताइए। बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। थैंक यू पार्टनर। उसी तरफ आप
तमिल फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, जो अभी भी उस लैंग्वेज शॉविनिज्म में इन्वॉल्व है, जिसमें कई फिल्में ऐसी हैं जो द्रविडियन आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं या एंटी हिंदू मैसेजेस देती हैं, जैसे मुकुट्टी अम्मन, जैसे आइंधाविथान का डायलॉग जिसमें मुर्गन और जीसस को कंपेयर किया गया है। हाल में ही बड़े एक्टर सूरज की फिल्म निकल कर आई थी जिसमें काफी एंटी हिंदू डायलॉग्स यूज किए गए थे। तो अब इस बैटल ग्राउंड को अगर देखें तो दो बड़े कोलिशंस के बीच में इस समय पर सदर्न स्टेट्स में जंग हो रही है। एक है एंटी हिंदू कोलिशन जिसमें ऑब्वियसली ये विजय हैं, डीएमके हैं, कर्नाटका के सतीश जड़खोली जैसे लीडर्स हैं जिन्होंने हिंदू को डर्टी वर्ड कहा था। एएन शमशीर हैं केरला के, जो केरला असेंबली के स्पीकर हैं जिन्होंने हिंदू गॉड गणेश के खिलाफ आवाज उठाई थी। उदयनिधि स्टालिन हैं जो सनातन धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। डीके शिव कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि मंदिरों को फ्री करना एक हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा। जी परमेश्वरा हैं कांग्रेस के कर्नाटका होम मिनिस्टर जिन्होंने एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए हैं। सीपीएम के लीडर्स हैं जो राम मंदिर को एंटी हिंदू बताते हैं। कमल हासन हैं, वो काफी समय से काफी हिंदू फोबिक कमेंट्स देते हुए आ रहे हैं। उनके अगेंस्ट हैं भारत के प्रो नेशनलिस्ट और प्रो हिंदू लीडर्स साउथ के, जैसे कि केरला के अनिल एंटनी, वेटरन कांग्रेस लीडर एके एंटनी के बेटे जिन्होंने हाल में ही बीजेपी को ज्वाइन किया है और नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड humbled by the confidence and the support that was shown by the leadership in me. I want to thank Honorable Prime Minister Modi ji. तमिलनाडु के अन्नामलाई एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जो अपनी फियरलेस इमेज के लिए सिंघम के नाम से भी जाने जाते हैं और इस समय पर बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट भी हैं। टी राजा जो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और काफी हार्डकोर हिंदू हैं। तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि, सुरेश गोपी जिन्होंने केरला में बीजेपी को पहली लोकसभा सीट दिलाई थी, कुम्मनम राजशेखरम बीजेपी के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट और हिंदू टेंपल राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के लिए कैंपेन चलाने वाले पॉलिटिशियन। तो देखिए इस समय पर जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल चल रहा है। एक समय पर सदर्न स्टेट्स जहां पर माना जाता था कि हिंदुत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रो हिंदू पॉलिटिक्स वहां काम ही नहीं कर सकती, वहां पर कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में एंड टू एन एक्सटेंट केरला और तमिलनाडु में भी हिंदुत्व ने एंट्री मारी है। हिंदुत्व सक्सेसफुल साबित हुआ है। बीजेपी ने ऑलरेडी कई बार कर्नाटका में गवर्नमेंट बना रखी है। बीजेपी के कोalition पार्टनर इस समय पर आंध्र प्रदेश में रूल कर रहे हैं। तो इस समय पे जो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स है सदर्न स्टेट्स का वर्सेस जो न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स है पवन कल्याण जैसे लीडर्स का, उसके बीच में भिड़ंत हो रही है। ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स है जो हिंदू वोट को डिवाइड करके रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तक हिंदू वोट डिवाइडेड रहेगा तब तक इनको कास्ट के बेसिस पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। डोमिनेंट कास्ट जो है वो अपने लिए वोट ले सकते हैं और जो उनकी द्रविडियन आइडियोलॉजी है, माइनॉरिटी अपीसमेंट आइडियोलॉजी है, वो काम कर सकती है। तो बेसिकली हिंदुओं के बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी है जो हिंदुओं को कास्ट, रीजन और लैंग्वेज के बेसिस से उठकर अपने आप को सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेट करने को कह रहे हैं, अपने सिविलाइजेशन से रिलेट करने को कह रहे हैं और एकजुट होने को कह रहे हैं। जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, एक है तो सेफ है, इसी नारे को पवन कल्याण और अन्नामलाई जैसे लीडर्स लेकर अब सदर्न इंडिया में धावा बोल रहे हैं। अब इस बात को सदर्न इंडियन स्टेट्स में कम्युनिकेट किया जा रहा है कि अब समय है भारत को ग्रेटनेस की तरफ ले जाने का, और अगर भारत को ग्रेटनेस की तरफ ले जाना है, हिंदुओं को अपने राइट्स को बचाना है, अपने सिविलाइजेशनल कल्चरल गोल्स को अचीव करना है, तो अब लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, इन सब बकवास से बाहर निकलिए, एकजुट होइए। एकजुट होइएगा तो भारत कुछ भी अचीव कर सकता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि इस आइडियोलॉजिकल बैटल में कौन जीतेगा? क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व कभी भी केरला जैसे स्टेट्स में या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में या तेलंगाना जैसे स्टेट में सक्सेसफुल हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या कंडीशंस मीट होने पड़ेंगे इन स्टेट्स में सक्सेसफुल होने के लिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को और हिंदुत्व पॉलिटिशियंस को? तो अगर आप सदर्न स्टेट से हैं तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके हिसाब से क्या चीजें हैं, क्या कंडीशंस हैं जो मीट होनी चाहिए। बाकी मैंने अभी हाल में ही एक पेट्रन्स के लिए ही एपिसोड डाला है जो यूट्यूब मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं या पेट्रियन मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के इलेक्शन को हमने काफी डिटेल में एनालाइज किया है। अगर आप उस पर एक्सेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस पेट्रियन एपिसोड को जरूर देखें। उसका लिंक मैं पिन्ड कमेंट में भी डाल दूंगा और अपने कम्युनिटी पेज पर भी डाल दूंगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे पेट्रियन को जरूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब के मेंबर बने टू गेट एक्सेस टू दैट पॉडकास्ट। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।